दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ वो निर्देशक धीरज सरना की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों और विवादों में बने रहने के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में पहुंच गई है। यह फिल्म 2002 में गुजरात के गोधरा कांड में मारे गए 59 मासूमों को न्याय दिलाने की कोशिश को दिखाती है। 2002 के इस दर्दनाक हादसे के बारे में शायद ही कोई अनजान होगा। अयोध्या से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगने से हुए इस भीषण हादसे में 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो चलिए इस फिल्म की पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको मूवीज और वेब सीरीज के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिल्म की कहानी 2002 से शुरू होती है जब अयोध्या में कुछ श्रद्धालु साबरमती एक्सप्रेस के जरिए अहमदाबाद के लिए रवाना होते हैं। लेकिन अहमदाबाद पहुंचने से पहले ट्रेन जब गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है तो इसकी 2 बोगियों में आग लग जाती है, जिससे 59 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। इस घटना की खबर जैसे ही बड़े न्यूज चैनलों तक पहुंचती है, सभी चैनल्स अपनी अपनी रिपोर्टिंग में जुट जाते हैं। इस फिल्म में ईवीटी नामक एक बेहद पॉपुलर चैनल को दिखाया गया है। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है समर की, जो एक न्यूज रिपोर्टर है। हालांकि समर की पहचान अभी उतनी मशहूर नहीं है। कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब समर एक प्रेस स्क्रीनिंग में पहुंचता है, जहां राज की फिल्म का एक फेमस सीन दिखाया जा रहा है। इस सीन में मालिनी का भूत बेहद डरावने अंदाज में आदित्य डिनोमोरियो को बर्बाद करने की धमकी देता है। इस मौके पर समर एक ऐसा सवाल पूछ बैठता है जिससे पूरा माहौल गर्मा जाता है। वह सवाल करता है, पर्दे पर दिखने वाली लड़की भूतनी है तो लिपस्टिक क्यों लगाती है? यह सवाल सुनकर न केवल फिल्म के मेकर्स नाराज हो जाते हैं, बल्कि समर की गर्लफ्रेंड भी गुस्से में आ जाती है। समर अपनी गर्लफ्रेंड को इस इवेंट में केवल मेकर्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाया था, लेकिन उसके बेतुके सवाल ने न सिर्फ उसकी बेइज्जती करवाई बल्कि गर्लफ्रेंड का फोटो खिंचवाने का मौका भी छीन लिया। इस घटना के बाद जब समर इवेंट से बाहर निकलता है तो उसे ऑफिस से एक कॉल आती है। यह कॉल उसकी जिंदगी और सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देती है। उसे साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस रिपोर्टिंग के दौरान उसे कुछ और साथी भी मिलते हैं। यह कहानी यहाँ से नए रहस्यों की ओर बढ़ती है। एवीटी न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट मनिका राजपुरोहित, जो एक तेज तर्रार और फेमस न्यूज एंकर है, उनका दबदबा न सिर्फ उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बल्कि उनके अनोखे न्यूज एंकरिंग स्टाइल में भी है। उनकी शैली की खासियत यही है कि वह इंडस्ट्री में खुद को एक प्रभावशाली नाम बना चुकी हैं। समर कुमार के लिए मनिका एक आइडल है और वह पहली बार उन्हें फ्लाइट में मिलते हैं। दोनों के बीच कई बातों की चर्चा होती है और यहाँ पर मनिका को यह जानकारी मिलती है कि समर को फिल्मी लाइन से लेकर यहाँ रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया है, क्योंकि उनके पास कोई और रिपोर्टर मौजूद नहीं था। इसके बाद मनिका और समर दोनों ही गोधरा पहुंच जाते हैं और वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि हादसा कैसे हुआ। वह कई लोगों से पूछताछ करते हैं और इस दौरान वे पाते हैं कि वहां भारी भीड़ थी और साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगी हुई थी। समर पूरी घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहा होता है। धीरे धीरे समर और मनिका को यह एहसास होता है कि 59 लोग इन बोगियों में मारे गए थे। पूछताछ के दौरान यह खुलासा होता है कि यह एक साधारण हादसा नहीं था, बल्कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। यह जानकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम कुछ पॉलिटिशियंस को देखते हैं जो इस हादसे को एक बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं ताकि वे इस सरकार को नीचा झुका सकें। इन पॉलिटिशियंस का मानना था कि यदि पब्लिक को यह बताने में सफल हो जाएं कि इस हादसे के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है तो वे अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। फिर ग्राउंड जीरो पर मनिका रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती हैं और समर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। मनिका बताती है कि साबरमती एक्सप्रेस जब अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चली थी तो अचानक गोधरा पहुंचते ही उसमें आग लग गई। यह हादसा एक बड़ी त्रासदी साबित हुआ जिसमें 59 लोग मारे गए थे। इस सब को देखकर समर को बेहद दुख होता है, क्योंकि दोनों ने ही यह पाया था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके बावजूद समर ने मनिका से इस बारे में कुछ नहीं कहा और बस उनकी बातें सुनता रहा। मनिका ने समर से कहा कि जब यह रिपोर्ट पूरी हो जाए तो उसे ऑफिस भेज देना। समर चुपचाप मान जाता है। मनिका के जाने के बाद समर फिर से ग्राउंड जीरो पर जाता है और वह सारी घटनाएं रिकॉर्ड करता है जिन्हें दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी था। वह हॉस्पिटल में जाकर उन सभी पीड़ितों से मिलता है जो बुरी तरह से घायल हुए थे। विक्टिम्स का कहना था कि भीड़ अचानक से आई थी और यह सब जानबूझकर किया गया था। समर ने उन परिवारों के दर्द को रिकॉर्ड किया जिनके प्रियजन इस हादसे में मारे गए थे। जब समर सारी रिकॉर्डिंग्स लेकर वापस लौट रहा था तो अचानक दंगाई भी वहां पहुंच गए और उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह समर वहां से बचकर भाग निकलता है। वह दिल्ली लौटता है और तुरंत ईवीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर को अपनी रिपोर्टिंग के बारे में बताता है। समर उन दोनों टेपों को डायरेक्टर को सौंपता है। एक टेप में मनिका की रिपोर्टिंग थी जबकि दूसरे में समर ने रिपोर्टिंग की थी
लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मनिका की रिपोर्ट पहले ही पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। समर अपने हेड को बताता है कि जो कुछ भी मनिका और उसने देखा था वह सच नहीं बताया गया। मनिका ने वह रिपोर्टिंग करते हुए इसे एक हादसा बताया था, जबकि समर के पास पुख्ता सबूत थे जो उस टेप में थे। वह दावा करता है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ईवीटी मीडिया हाउस वाले समर से कहते हैं कि कल उसकी रिपोर्टिंग भी टीवी पर चलाई जाएगी और वह उसे टेप मिश्रा जी को सौंपने के लिए कहते हैं, जो ईवीटी मीडिया में काम करते हैं। अगले दिन जब टीवी पर न्यूज आई तो सब हैरान रह गए क्योंकि उसमें मोनिका की रिपोर्टिंग दिखाई गई थी। यह देखकर समर तुरंत मीडिया हाउस पहुंचा और वहां बताया कि जो वह हादसा कह रहे हैं वह एक सोची समझी साजिश है जिसे वह छिपा रहे हैं। लेकिन उसे जवाब मिलता है कि ऐसा करना मीडिया हाउस के लिए जरूरी था। समर उनसे कहता है कि उन्हें सिर्फ अपने मीडिया हाउस की फिक्र है, जबकि 59 लोग मारे गए हैं और उनकी फैमिली के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। फिर भी मनिका और ईवीटी मीडिया हाउस के डायरेक्टर उसे नकारात्मक तरीके से ट्रीट करते हैं और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद समर कहता है, एक दिन गोधरा कांड का सच सामने आएगा और पूरी दुनिया उसे देखेगी। सच छिप सकता है लेकिन वह कभी गायब नहीं हो सकता। इसके बाद मनिका की रिपोर्टिंग को सही मानकर ईवीटी मीडिया हाउस में चलाया जाता है और पूरी दुनिया को यह लगता है कि वह एक हादसा था, जबकि समर कुछ भी नहीं कर पाया। उसके पास जो टेप था वह अब मिश्रा जी के पास है और वह अब कोई ठोस सबूत नहीं रखता। अंततः उसे झूठे आरोप में जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह मीडिया हाउस के लिए खतरे का कारण बन सकता था। हालांकि वह ज्यादा देर जेल में नहीं रहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बाहर निकाल लेती है, लेकिन समर के लिए यह एक और झटका था। उसका ब्रेकअप हो चुका था, नौकरी चली गई थी और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे अलग हो चुकी थी। सबसे बड़ा दुख उसे इस बात का था कि जो सच सामने आना चाहिए था वह किसी के सामने नहीं आ सका। इसके बाद समर की जिंदगी सिर्फ शराब के सहारे चलने लगी। वह अब उस इंसान से बहुत अलग था जो पहले सच के लिए लड़ा करता था। अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वह अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजारना चाहता था। इसी बीच 5 साल बीत जाते हैं और कहानी 2007 तक पहुंच जाती है। 2007 में जब मुख्यमंत्री बदल चुके थे, गोधरा कांड का केस फिर से खुला और इस बार ईवीटी मीडिया हाउस को नई सरकार से एक और बड़ा आदेश मिला। अब जब सरकार बनी थी, ईवीटी मीडिया हाउस के लोग अपनी कनेक्शंस को और मजबूत करने के लिए मंत्री से मिलने पहुंचे थे। हालांकि वहां उन्हें कुछ अलग ही दिशा में मोड़ मिला। सरकार ने ईवीटी मीडिया हाउस से यह मांग की कि वे गोधरा कांड की रिपोर्ट फिर से तैयार करें। इस बार मामला एकदम अलग था। सरकार चाहती थी कि वे हत्याकांड की बजाय विक्टिम्स की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करें। ईवीटी मीडिया हाउस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए एक बड़ी शर्त रखी थी। वे खुद रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, इसकी बजाय उन्हें किसी नए रिपोर्टर की तलाश थी जो इस संवेदनशील मामले को सही तरीके से हैंडल कर सके ताकि उनका खुद का नाम दांव पर न लगे। मनिका को अमृता की याद आई जो एक नई रिपोर्टर थी, लेकिन उसमें काम को लेकर एक जुनून था। अमृता को हमेशा एक सुनहरा मौका चाहिए था और मनिका ने उसे यह मौका दे दिया। उसने अमृता से कहा कि वह गोधरा कांड के विक्टिम्स पर रिपोर्ट तैयार करे और इसके लिए उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। अमृता को यह सुनकर काफी खुशी हुई क्योंकि यह अवसर उसे लंबे समय से चाहिए था और खास बात यह थी कि यह प्रस्ताव उसे मनिका ने दिया था। अमृता ने काम शुरू किया और गोधरा हत्याकांड के बारे में जानने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारी जानकारी जुटाने के बावजूद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां क्या हुआ था। तभी मिश्रा जी जो ईवीटी मीडिया हाउस में काम करते थे, अमृता के पास आए और उसे एक टेप सौंप दिया। टेप देखने के बाद अमृता को यह साफ समझ में आ गया था कि यह हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मिश्रा जी ने अमृता को बताया कि समर ने इस केस के बारे में बहुत गहरी तरीके से काम किया था और इसी मामले के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और उसे जेल भी भेजा गया था। अमृता को यह महसूस हुआ कि इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी समर के पास ही थी। अमृता को यह महसूस हुआ कि इस केस के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी समर के पास थी क्योंकि वही एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने इस मामले को नजदीकी से देखा था। इसलिए अमृता ने तय किया कि वह समर से संपर्क करेगी। हालांकि समर अब पूरी तरह से टूट चुका था और शराब में डूबा हुआ था, लेकिन अमृता ने तय किया कि वह उसे इस मामले के बारे में सब कुछ बतलाएगी। समर अब अपने जीवन में पूरी तरह से टूट चुका था। उसका ध्यान सिर्फ शराब पर था और उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। अब उसे किसी से भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब अमृता ने उसे फिर से संपर्क किया तो समर ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा लेकिन बदले में मुझे 50,000 रुपए चाहिए। दरअसल समर के पास अब शराब के लिए पैसे नहीं थे और यही वजह थी कि उसने यह प्रस्ताव रखा। हालांकि अमृता को यह रकम काफी ज्यादा लग रही थी और उसने समर को 10,000 देने का प्रस्ताव रखा, जिस पर समर मान गया। अगले दिन अमृता और समर गोधरा की ओर रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर वे घटना स्थल पर गहराई से निरीक्षण करते हैं। कुछ समय की जांच के बाद वे यह जान पाते हैं कि अयोध्या में एक बड़ा यज्ञ हुआ था और यज्ञ से लौटते वक्त साबरमती एक्सप्रेस के यात्री उस दौरान कुछ विवादों का शिकार हुए थे।
पता चलता है कि कुछ लड़के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और यह देखकर एक आदमी ने भीड़ जुटा ली। वह आदमी, जिसका नाम सद्दाम था, उसने महज 5 से 10 मिनट के भीतर 1000 लोगों की भीड़ तैयार कर ली और फिर उन यात्रियों से भिड़ने के लिए ट्रेन पर चढ़ गया। उस लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि ट्रेन में आग लग गई। एक और कहानी सामने आई जिसमें प्लेटफॉर्म पर एक चाय वाले, साजिद बाटली वाले और यात्रियों के बीच झगड़ा हुआ था। साजिद ने इस झगड़े के बाद सद्दाम को सारी जानकारी दी और फिर सद्दाम ने अपनी भीड़ ली और जाकर यात्रियों से लड़ाई की, जिसके कारण ट्रेन में आग लग गई। इन घटनाओं का चश्मदीद गवाह अरुण बर्दा था, जो अब भी जिंदा था। अमृता और समर ने यह महसूस किया कि दोनों कहानियों में यात्रियों को ही दोषी ठहराया गया था और यही कारण था कि कोई भी सच्चाई को बाहर नहीं ला रहा था। इस मामले को दबा दिया गया था। वे अब अरुण बर्दा से मिलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर वे उससे मिल सकें तो यह सारी कहानी झूठी साबित हो जाएगी और वे सच्चाई को सामने ला सकेंगे। इससे पहले कि वे अरुण से मिल पाते, वे साबरमती एक्सप्रेस की जांच करने के लिए वहां जाते हैं जहां ट्रेन 5 साल पहले जल चुकी थी। वे निरीक्षण करते हैं कि रेलवे ने इस हादसे को किस तरीके से रिपोर्ट किया था। रेलवे की रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेन के डिब्बों में कुछ लोग खाना बना रहे थे, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि सिगरेट की वजह से ट्रेन में आग लगी थी। समर और अमृता अब पूरी तरह से यह समझ चुके थे कि जिन रिपोर्टों के आधार पर हादसा बताया जा रहा था वे पूरी तरह से गलत थी। समर ने इन रिपोर्टों को झूठा साबित करते हुए कहा कि यदि ट्रेन में 200 यात्री थे और सीटों की संख्या 72 थी तो यह कैसे हो सकता है कि लोग खाना बना रहे थे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था क्योंकि ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। दूसरी रिपोर्ट में सिगरेट के कारण आग लगने की बात की गई थी, लेकिन यह भी झूठी थी। समर ने तर्क दिया कि जब ट्रेन में इतनी भीड़ थी तो किसी व्यक्ति द्वारा सिगरेट फेंकने की संभावना बहुत ही कम थी। अगर यह सच होती भी तो एक सिगरेट से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। अब वे अदालत की ओर बढ़ते हैं जहां अरुण बर्दा को छिपाया जा रहा था। अमृता और समर को उसे ढूंढने में काफी कठिनाई हो रही थी, लेकिन अंततः वे उसे एक पुलिस वाले के साथ एक घर में पाते हैं। वहां 2 हवलदारों की चौकीदारी थी, लेकिन समर के पास एक योजना थी। वे एक बड़ी ऑफिस की जीप लेकर वहां पहुंच जाते हैं और हवलदार उन्हें रोक नहीं पाते। इसके बाद वे अरुण बर्दा से पूरी सच्चाई जान लेते हैं। अरुण ने बताया कि गोधरा कांड कोई हादसा नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। अरुण ने बताया कि यह योजना एक दिन पहले ही बनाई गई थी, जब सद्दाम ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और 20-20 लीटर के 7 पेट्रोल के ड्रम ट्रेन में रखने का प्रबंध किया। जब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा के पास रुकी तो उन लोगों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। पहले उन्होंने पत्थर और ईंट फेंकी और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह सच्चाई जब अमृता और समर के सामने आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उस बड़े आदमी का नाम सामने नहीं आया था जो इस साजिश के पीछे था। अचानक जब अमृता और समर इस जानकारी के साथ कहीं जा रहे थे तो कुछ गुंडे आए और उन्होंने उनके पास से सारे सबूत छीन लिए। लेकिन अगले दिन एक बड़ी साजिश के मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है, हबीब कादरी। यह वही हबीब कादरी था जिसके कहने पर सद्दाम ने साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की साजिश को अंजाम दिया था। समर के खिलाफ आरोपों का सामना करना पड़ा और उसे झूठा फंसाने की कोशिश की गई। वह अपनी पूरी मेहनत के बावजूद सच सामने लाने के लिए जूझता रहा, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे क्योंकि सारे प्रमाण उससे छीन लिए गए थे। फिर भी उसने जज को अपनी बात बताई। समर ने बताया कि इस सब में सबसे बड़ी गलती पत्रकारिता की थी, जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय उन लोगों के साथ खड़ी रही जिन्होंने यह साजिश रची थी। समर का यह बयान कोर्ट में सच्चाई के उद्घाटन का रास्ता बनता है। हालांकि जज उस समय कोई फैसला नहीं सुनाते, फिर भी जज ने यह फैसला किया कि इस सच्चाई को सामने लाने के लिए एक टीम बनाई जाएगी। समर का यह संघर्ष 2017 तक जारी रहता है और इस दौरान वह अब नेशनल टीवी पर एंकरिंग करने लगा। वहीं अमृता को ईवीटी मीडिया हाउस से निकाल दिया गया था, लेकिन वह समर के साथ मिलकर नेशनल टीवी पर काम करने लगी। 2017 में समर ने गोधरा कांड के बारे में रिपोर्ट पेश की और पूरी दुनिया को सच बताया। उसने रिपोर्ट में बताया कि यह एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। समर ने कहा कि जब श्रद्धालु अयोध्या से यज्ञ के बाद साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर अहमदाबाद जा रहे थे तो गोधरा पहुंचने पर उन पर हमला किया गया। पहले पथराव किया गया और फिर दोनों बोगियों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इसके बाद ट्रेन के गेट भी बंद कर दिए गए थे ताकि यात्री बाहर न निकल सकें। यह सब सच दुनिया को बताने के लिए समर ने रिपोर्ट किया और कहा कि यह फिल्म उन 59 लोगों की श्रद्धांजलि है जिन्हें न्याय नहीं मिला। फिल्म के अंत में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हुई विस्तृत जांच के बाद 2011 में ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाना एक पूर्ण नियोजित साजिश थी। नानावटी नायक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया था। इस साजिश के लिए 31 लोगों को दोषी ठहराया गया और 11 दोषियों को मौत की सजा दी गई। 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की
और साजिश को दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश मानते हुए यह फिल्म साबरमती रिपोर्ट वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है और इसके जरिए यह बहस उठती है कि क्या फिल्म प्रामाणिक है या नहीं। विक्रांत मस्से ने अपने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बहुत सही बात कही थी कि इसे हिंदू मुस्लिम या लेफ्ट राइट विंग के चश्मे से देखना मानवता के लिए शर्म की बात है। साबरमती रिपोर्ट न केवल दंगों के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित करती है बल्कि यह एक दिलचस्प फिल्म भी है जो अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है। विक्रांत का कहना था कि यह फिल्म उन लोगों के लिए जरूरी है जो भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं और इसे देखने में उन्हें सच्चाई का एक नया पहलू समझ में आएगा। फिल्म ने हिम्मत से उस सच को दिखाया है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। फिल्म मीडिया के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रभावशाली है और यह दिखाती है कि किस तरह से मीडिया कभी कभी अपनी इमेज सुधारने के लिए तथ्यों को दबा देती है। जब बात 59 लोगों की जान की होती है तो यह जरूरी है कि सब कुछ सामने आए। फिल्म में कोर्ट के फैसले को भी दिखाया गया है और दर्शक पूरी तरह से इस केस के सच को जानने के लिए अमृता और समर के साथ रिपोर्टर बन जाते हैं। इस फिल्म को नई पीढ़ी को दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद उन्हें इस कांड के बारे में अधिक जानकारी नहीं होगी। यह फिल्म न सिर्फ एक रिपोर्ट है बल्कि एक दस्तावेज भी बनकर सामने आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये फिल्म आपको पसंद आएगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इस तरह की ताज़ा और दिलचस्प फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।